हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इम्पॉसिबल क्रिएटिविटी चैनल पे। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम सभी बात करने वाले हैं उन मैक्सिमम पॉइंट्स के बारे में जिनके कारण हमारा ड्रोन क्रैश होता है। अक्सर हम बिगिनर होते हैं, ड्रोन को बिल्ड करते हैं और ज़्यादातर टाइम अपने ड्रोन को क्रैश करते हैं, जिससे कि हमारा काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाता है। तो आज हम यहाँ पे 12 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं जिनके कारण हमारा ड्रोन क्रैश होता है और उन चीज़ों को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उस चीज़ के बारे में वीडियो में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, जब हम बात करें अपनी सबसे पहली मिस्टेक के बारे में, तो यहाँ पे हम करते क्या है कि हम सोल्डरिंग को सही तरीके से नहीं करते, या फिर जो भी हम सोल्डर करते हैं अपनी सोल्डरिंग प्लेट के अंदर या फिर पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के अंदर, तो वहाँ पे हम सोल्डरिंग अच्छे तरीके से टाइटली नहीं करते, जिसके कारण होता क्या है कि हमारा ड्रोन जब फ्लाई कर रहा होता है तो वो काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशन करता है और कभी कभी सोल्डरिंग खुल जाने के कारण हमारे किसी पर्टिकुलर मोटर के साथ पावर कट हो जाता है और उससे हमारा ड्रोन क्रैश हो जाता है। तो हमें सोल्डरिंग क्या करनी है, हमें सोल्डरिंग काफ़ी अच्छे तरीके से करनी है। इवन आप चाहें तो ESC की वायर्स को एक बार खींच कर देख सकते हैं कि ये निकल तो नहीं रही है। अगर निकल रही है तो आप दोबारा सोल्डरिंग अच्छे से करिए और सोल्डरिंग आयरन को आपको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना है। यहाँ पे जितना वहाँ पे ज़रूरी है उतना सोल्डरिंग आयरन आप ज़रूर वहाँ पे इस्तेमाल करें। सो गाइस, ये हमारी पहली प्रॉब्लम थी। तो उम्मीद है आप इस प्रॉब्लम को समझ गए होंगे कि हमें सोल्डरिंग बिल्कुल भी अच्छे तरीके से करनी है, जिससे कि ड्रोन के वाइब्रेशन के कारण मिड एयर में खुले ना। सो गाइस, जब हम बात करते हैं अपने दूसरे मिस्टेक के बारे में, हम कौन सी दूसरी मिस्टेक करते हैं, यहाँ पे हम दूसरी मिस्टेक करते ये हैं कि गाइस हमें जब हम ड्रोन बना रहे होते हैं तो हमें जब बिगिनर होते हैं तो हमें कुछ नॉलेज नहीं होता कि ड्रोन के प्रोपेलर्स कैसे रोटेट करेंगे, कौन सी मोटर किस डायरेक्शन में रोटेट करेगी। सो गाइस, हम वहाँ पे कुछ भी डायरेक्शन रख देते हैं, कोई भी प्रोपेलर लगा देते हैं, तो होता क्या है कि हमें अक्सर मोटर लेआउट नहीं मालूम होता कि कौन सी हमारी पहली मोटर होनी चाहिए। तो पहली मोटर 1 में किस मोटर के ESC कनेक्शन करना है, मोटर 2 में किसी मोटर के ESC कनेक्शन करना है, ये चीज़ें हमें नहीं मालूम होती जब हम बिगिनर होते हैं। और अक्सर हम इन चीज़ों के बारे में जानते भी नहीं और इन्हें हम चेक करने की कोशिश भी नहीं करते हैं। सो गाइस, होता क्या है कि हम ऐसे ही नॉर्मल कनेक्शन कर देते हैं कुछ भी समझ के, और होता क्या है कि हमारा ड्रोन फ्लाई नहीं करता। यहाँ पे हमारा ड्रोन टेक ऑफ भी नहीं करता और ज़्यादातर टाइम तो बिल्कुल बहुत गंदे तरीके से क्रैश हो जाता है, जिससे कि हमारा काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली लॉस भी हो जाता है। सो गाइस, आपको करना क्या है, आप जो भी फ्लाइट कंट्रोलर परचेस कर रहे हैं और उससे जो भी मॉडल बना रहे हैं, तो गाइस वैसे फ्लाइट कंट्रोलर के साथ यूज़र मैनुअल प्रोवाइड कराई जाती है, पर यदि यूज़र मैनुअल नहीं प्रोवाइड कराई गई तो आप जाके गूगल पे सर्च मार सकते हैं अपने फ्लाइट कंट्रोलर के नेम से कि इस मोड का हम ये कॉप्टर बना रहे हैं, ये हम मल्टी रोटर बना रहे हैं, तो इसका मोटर लेआउट क्या होना चाहिए, और वहाँ पे आपको बता दिया जाएगा। आप जब आपको वहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट भी मिल जाएगी, हो सकता है उस फ्लाइट कंट्रोलर को मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी की, तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा गाइस कि आपकी पहली मोटर कौन सी होनी चाहिए, दूसरी मोटर कौन सी होनी चाहिए, तीसरी मोटर कौन सी होनी चाहिए और चौथी मोटर। इवन आप जो भी ऑक्टोकॉप्टर तक का फ्रेम में जो भी आप बना रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी और आप वहाँ पे अपने मोटर के डायरेक्शंस को भी देख सकते हैं। सो गाइज, हमें कभी भी इतनी बड़ी मिस्टेक को तो दोबारा से रिपीट नहीं करना चाहिए। गाइज, उम्मीद है आपको यहाँ पे क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो अब से आप जब भी दोबारा से ड्रोन बनाने जाएं, कोई भी मल्टीकॉप्टर बनाएं, तो सबसे पहले आप जो भी मॉडल बना रहे हैं और जिस भी फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका मोटर लेआउट जरूर से समझ लें और उसी मोटर लेआउट के अनुसार आप वायरिंग करें और उसी मोटर लेआउट के अनुसार अपने आप मोटर के डायरेक्शंस को भी रखें। सो गाइस, हम बात करें अपनी थर्ड मिस्टेक के बारे में, तो अक्सर हम भूल जाते हैं कि हमारे ड्रोन का फॉरवर्ड डायरेक्शन कौन सा है, खासकर जब हम फ्लाई कर रहे होते हैं या फिर हम फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड को अटैच कर रहे होते हैं। तो हर एक फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड के अंदर मार्क किया होता है कि हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन कौन सा है। जैसे कि यहाँ पे आपको इमेज में डिस्प्ले हो रहा है, ये APM 2.8 फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड है और यहाँ पे फॉरवर्ड का एरो मार्क किया हुआ है। सो गाइज, यहाँ पे फॉरवर्ड सामने की तरफ होगा, बैकवर्ड पीछे की तरफ होगा, लेफ्ट की तरफ और राइट की तरफ होगा। ऑफकोर्स इतना जनरल नॉलेज तो आपको होना ही चाहिए यदि आप ड्रोन को बिल्ड कर रहे हैं। तो होता क्या है कि अक्सर हम मिड एयर में जब भी फ्लाई कर रहे होते हैं तो हमारा ड्रोन अक्सर रोटेट हो जाता है अपने एक्सिस पर, और उससे हम समझते हैं कि हमारा डायरेक्शन चेंज नहीं, हम स्टिक को आगे करते हैं, ड्रोन किधर और तरफ भी जाता है। सो गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे ड्रोन का है फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है ना गाइज। यहाँ पे आपने देख लिया हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन कौन सा है। अब जब हम स्टिक को आगे की तरफ करेंगे तो हमारा ड्रोन सिंपली आगे की तरफ जाएगा। जी हाँ गाइज, हमारा ड्रोन स्टिक आगे की तरफ करेंगे, सिंपली आगे की तरफ जाएगा, पर मिड एयर के अंदर ये अपने एक्सिस पे रोटेट हो गया। अब हम सोच रहे हैं कि ये हमारे सही साइड है, अब हम स्टिक को आगे करते हैं तो ड्रोन लेफ्ट की तरफ जा रहा है, जबकि हम सोच रहे हैं स्टिक को आगे करेंगे तो ड्रोन
फॉरवर्ड की तरफ जाएगा। सो गाइस मिड एयर के अंदर यही प्रॉब्लम हो जाती है और अक्सर अपने ड्रोन से कंट्रोल खो बैठते हैं और वहाँ पे हम नहीं जान पाते कि हमें ड्रोन को किधर की तरफ फ्लाई करना है। सो गाइस उसके लिए आप या तो चाहे ध्यान रखें या फिर आप चाहें तो LEDs का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके जिससे आपको पता चले कि आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन कौन सा है, मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन कौन सा है, आपको कौन सा डायरेक्शन मान के उड़ाना है। तो यहाँ पे आप RGB लाइट का या फिर LED का इस्तेमाल कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सो गाइस ड्रोन बनाते वक्त हमारी जो चौथी मिस्टेक है वो है कि हम अपने मोटर्स का डायरेक्शन नहीं जानते और मोटर के डायरेक्शन को कुछ भी रख देते हैं, जनरली जो भी हमारा मन करता है, और उसके बाद जब हम ड्रोन को फ्लाई करने की कोशिश करते हैं तो हमारा ड्रोन फ्लाई नहीं होता। सो गाइस जब भी आप मोटर लेआउट चेक करते हैं तो मोटर लेआउट के अंदर आपको आपकी मोटर का डायरेक्शन भी बताया जाता है कि आपकी पहली मोटर कौन से डायरेक्शन में रोटेट होनी चाहिए, दूसरी मोटर कौन से डायरेक्शन में रोटेट होनी चाहिए। हर एक बात, हर एक चीज़ मोटर लेआउट के अंदर दी हुई होती है कि कौन सी मोटर क्लॉकवाइज रोटेट होनी चाहिए और कौन सी मोटर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होनी चाहिए। जैसा कि यहाँ पे ये APM 2.8 के क्वाडकॉप्टर X मोड और हेक्साकॉप्टर X मोड के मोटर लेआउट है। तो यहाँ पे मार्क किया हुआ है कि हमारी पहली मोटर काउंटर क्लॉकवाइज होनी चाहिए, दूसरी मोटर काउंटर क्लॉकवाइज, तीसरी क्लॉकवाइज, चौथी काउंटर क्लॉकवाइज क्वाडकॉप्टर के अंदर। वैसे ही यहाँ पे हेक्साकॉप्टर के लिए भी मार्क किया हुआ है। तो आप जिस भी फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड का इस्तेमाल करेंगे उसके यूजर मैनुअल के अंदर या फिर आप गूगल पे जब भी सर्च करेंगे उस फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड का पर्टिकुलर मॉडल के लिए मोटर लेआउट, तो वहाँ पे आपको ये भी डिस्प्ले करेगा कि आपकी मोटर का डायरेक्शन क्या होना चाहिए और आपको अपने ड्रोन की मोटर का डायरेक्शन वही रखना है। अगर आप वही डायरेक्शन नहीं रखते तो आपका ड्रोन बिल्कुल भी फ्लाई नहीं करने वाला है। भाई जब बात करते हैं अपनी पांचवी मिस्टेक के बारे में तो अक्सर हम करते क्या है, मोटर का डायरेक्शन भी भाई सही रख लिया, ठीक है, मोटर का डायरेक्शन भी सही रख लिया, पर हम क्या करते हैं गलत मोटर के अंदर मीन्स सही मोटर के अंदर गलत प्रोपेलर लगा देते हैं। मोटर घूम रही है काउंटर क्लॉकवाइज, उस पर हम लगा रहे हैं क्लॉकवाइज प्रोपेलर। ये मिस्टेक होती है क्योंकि बिगिनर्स जानते ही नहीं कि कौन सा प्रोपेलर क्लॉकवाइज है और कौन सा काउंटर क्लॉकवाइज है। तो यहाँ पे आपको इमेज में डिस्प्ले हो रहा है कि कौन सा एंटी क्लॉकवाइज प्रोपेलर है और कौन सा क्लॉकवाइज प्रोपेलर है। क्लॉकवाइज प्रोपेलर को क्लॉकवाइज रोटेटिंग मोटर में, जो मोटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है उसमें क्लॉकवाइज प्रोपेलर को लगाना है, और जो मोटर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है उसे एंटी क्लॉकवाइज मोटर, उसमें हमें एंटी क्लॉकवाइज प्रोपेलर को लगाना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हो सकता है आप रॉन्ग प्रोपेलर को लगा दें और थ्रस्ट ऊपर की तरफ जनरेट होने की जगह नीचे की तरफ जनरेट हो और आपका ड्रोन फ्लाई ही नहीं करे। मैंने ऐसे काफ़ी बिगिनर्स को देखा है जिन्हें ये प्रॉब्लम हुई है। सो गाइस आप यहाँ पे क्लियरली इमेज के अंदर देख सकते हैं क्लॉकवाइज प्रोपेलर किस तरीके का होता है और एंटी क्लॉकवाइज प्रोपेलर किस तरीके का होता है। सो गाइस जब हम बात करते हैं अपने छठवीं प्रॉब्लम के बारे में तो हम करते क्या है, अक्सर अनबैलेंस्ड प्रोपेलर को लगा देते हैं। आप इमेज में देख सकते हैं अनबैलेंस्ड प्रोपेलर कौन सा है और बैलेंस्ड प्रोपेलर किस तरीके से लगा हुआ है। अनबैलेंस्ड का मतलब क्या है, बराबर वो एकदम मिड पॉइंट पे, एकदम वो एक्सिस पे नहीं रखा हुआ है, जिससे कि जब मोटर रोटेट करेगी तो वो एक ही जगह पे रोटेट ना हो के थोड़ा डिग्री टेढ़ा हो के रोटेट होगा, जिससे कि वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा क्रिएट होगा और हमारा ड्रोन फ्लाई नहीं करेगा। हो सकता है इतने ज़्यादा वाइब्रेशन के कारण हमारे फ्रेम में ब्रेकेज भी आ जाएं और हमारा ड्रोन क्रैश हो जाए। जी हाँ गाइस, हमारे फ्रेम में ब्रेकेज भी आ जाए और हमारा ड्रोन क्रैश हो जाए, इसलिए हमें प्रोपेलर को बैलेंस करके लगाना है। आप देख सकते हैं बैलेंस्ड प्रोपेलर किस तरीके से लगा हुआ है और अनबैलेंस्ड प्रोपेलर किस तरीके से लगा हुआ है। अब हम बात करते हैं अपने सातवीं मिस्टेक के बारे में। तो अक्सर बिगिनर्स करते क्या है कि अपने ड्रोन को उड़ा रहे हैं, फ्लाई कर रहे हैं, मज़े ले रहे हैं और पहली बार उड़ा रहे हैं तो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक उड़ा देते हैं। तो होता क्या है, काफ़ी हाइट पे ड्रोन उड़ रहा है, अचानक से उसकी बैटरी काफ़ी ज़्यादा लो हो गई, सेल्स इतनी पावर सप्लाई कर ही नहीं पा रहे हैं कि मोटर खुद को स्पीड में मेंटेन कर सके। तो ऐसे में होता क्या है कि हमारा ड्रोन काफ़ी तेज़ी से नीचे की तरफ आता है और वो क्रैश हो जाता है। सो गाइस यहाँ पे आपके पास दो सोल्यूशन है। यदि आपका फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड सपोर्ट कर रहा है तो आप यहाँ पे पावर मॉड्यूल इस्तेमाल कर सकते हैं और वहाँ पे आप बैटरी फेल सेफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप के पास यहाँ पे बैटरी फेल सेफ नहीं है, आप ऐसा फ्लाइट कंट्रोलर इस्तेमाल कर रहे हैं जहाँ पे बैटरी फेल सेफ नहीं मिलता, तो गाइज आपको वहाँ पे अंदाज से उड़ाना पड़ता है। नॉर्मली जनरली आपके जब भी लिपो बैटरी का 10.5 वोल्ट के आसपास जैसे ही उसका वोल्टेज चला जाए, वहाँ से आपको अपने ड्रोन को फ्लाई कर देना
बंद कर देना है। अब बात करें अगर आप 2200 mAh की लिपो बैटरी इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको क्वाडकॉप्टर को मैक्सिमम 4 to 5 मिनट्स ही उड़ाना है। अगर आप उसे ज़्यादा उड़ाते हैं तो आपके यहाँ पे दो लॉस होते हैं, या तो आपका ड्रोन क्रैश हो सकता है और दूसरा लॉस आपका लिपो बैटरी का सेल ओवर डिस्चार्ज हो सकता है, जिसके कारण आपका लिपो बैटरी का वो सेल परमानेंटली डैमेज हो सकता है। इसीलिए हमें अपने ड्रोन को बैटरी कैपेसिटी से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं उड़ाना है। सो गाइस, अब हम बात करें अपनी 8वीं मिस्टेक के बारे में, तो फ्लाइंग लॉन्ग एंड हाई एट हाइट विदाउट गुड फ्लाइट कंट्रोलर एंड जीपीएस। जी हाँ गाइस, अक्सर होता क्या है, जो बिगिनर्स होते हैं तो फ्लाइट कंट्रोलर जनरल के या फिर काफ़ी चीप लेवल के फ्लाइट कंट्रोलर का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे जीपीएस नहीं प्रोवाइड करा जाता और जहाँ पे आपको स्टेबिलिटी भी अच्छी खासी नहीं देखने को मिलती। फिर भी लोग करते क्या है कि काफ़ी दूर तक ड्रोन को फ्लाई कर रहे हैं और काफ़ी हाइट तक ड्रोन को फ्लाई कर रहे हैं, जानते हैं कि ड्रोन में जीपीएस नहीं लगा हुआ। जीपीएस के कारण होता क्या है कि हमें अपने ड्रोन की लोकेशन मिलती रहती है और जीपीएस के कारण हमें काफ़ी अच्छी खासी स्टेबिलिटी देखने को मिल जाती है। मीन्स आपका ड्रोन अगर एक जगह फ्लाई कर रहा है तो वो 4 to 6 इंचेस भी इधर उधर बिल्कुल भी नहीं होगा। जीपीएस के अंदर इतनी अच्छी स्टेबिलिटी आपको देखने को मिल जाती है। और खासकर अगर आपका फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड हाई क्वालिटी का है तो ऑलरेडी आपको अच्छी खासी स्टेबिलिटी देखने को मिलने वाली है। पर बिगिनर्स करते क्या है, काफ़ी चीप लेवल का फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड यूज़ किया, फिर भी काफ़ी लॉन्ग फ्लाई कर रहे हैं, तो उससे होता क्या है, कभी कभी ड्रोन उनकी नज़र से दूर चला जाता है या फिर काफ़ी लॉन्ग जाने के बाद उनके रिमोट का रेंज तो रहता है पर अक्सर वो अपना डायरेक्शन खो देते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन, जिससे कि उनका ड्रोन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और काफ़ी बुरे तरीके से क्रैश होता है। तो यहाँ पे उनको काफ़ी ज़्यादा लॉस भी फेस करना पड़ता है। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा गाइस कि आप यदि अच्छे लेवल का फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड और जीपीएस नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप काफ़ी लंबी दूरी की फ़्लाइट और काफ़ी हाई फ्लाइट बिल्कुल भी ना लें, उससे आप ही का रिस्क है और आप ही का लॉस होने वाला है। सो गाइस, जब हम बात करते हैं अपनी 9वीं मिस्टेक के बारे में, तो है हम अक्सर फेल सेफ का इस्तेमाल नहीं करते और अक्सर हम फेल सेफ सेटिंग करते भी नहीं अपने फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड्स के अंदर। मैं यहाँ पे उन फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड्स की बात कर रहा हूँ जो फेल सेफ को सपोर्ट करते हैं, जैसे कि एपीएम हो गया, डीजीआई के फ्लाइट कंट्रोलर हो गए या फिर पेक्सॉक हो गए। तो अक्सर हम फेल सेफ को सेटअप करके नहीं रखते कि अगर हमारे ट्रांसमीटर का सिग्नल लॉस हो जाता है तो क्या होगा, क्या हमारे ड्रोन को डिसीजन लेना चाहिए कि उसे रिटर्न टू लॉन्च होना चाहिए यदि आपने जीपीएस इस्तेमाल किया है, या फिर जहाँ पे फ्लाई कर रहा है वहाँ पे खुद ब खुद लैंड होना चाहिए, या फिर आपके यहाँ पे ड्रोन का बैटरी लो हो गया है तो उसे क्या रिटर्न टू लॉन्च होना चाहिए या फिर वहाँ पे खुद ब खुद लैंड होना चाहिए। तो ऐसी चीज़ों का फेल सेफ हम सेट करके नहीं रखते, जिसके कारण होता क्या है कि हमारा जब भी ट्रांसमीटर का, मान लीजिए आपके ट्रांसमीटर का सिग्नल लॉस हो गया, आपने फेल सेफ नहीं सेट करके रखा कि लैंड होगा या फिर रिटर्न टू लॉन्च होगा। रिटर्न टू लॉन्च तभी होगा जब आपने जीपीएस इस्तेमाल किया होगा। तो आपने दोनों चीज़ें सेट करके नहीं रखी और हुआ क्या कि जैसे आपके ट्रांसमीटर का सिग्नल लॉस हुआ, आपका ड्रोन वहीं पे स्पीड से सारी मोटर्स रोटेट करना बंद कर दी और स्पीड में वहीं पे गिर गया और क्रैश हो गया और आपका काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ। तो हमें यहाँ पे फेल सेफ को किसी भी हाल में फेल सेफ को सेट करना है। आप बैटरी फेल सेफ करें ना करें पर, और रेडियो फेल सेफ भी आप करें ना करें सेटअप पर गाइस, जब भी आप काफ़ी लॉन्ग टाइम दूरी की फ्लाई लेते हैं, लॉन्ग दूरी की आप फ्लाइट लेते हैं यहाँ पे, तो आपको फेल सेफ का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा और आपको दोनों फेल सेफ का इस्तेमाल करना पड़ेगा, बैटरी फेल सेफ और रेडियो फेल सेफ भी, क्योंकि अक्सर चांसेस होते हैं किसी भी अदर सिग्नल के ब्लॉकेज की वजह से हमारे रेडियो सिग्नल भी नहीं जा पाते ज़्यादा दूर तक। इससे हमारे रेडियो सिग्नल का, हमारे रेडियो का अपने फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड के साथ कनेक्शन ब्रेक हो जाता है रिसीवर के साथ, जिससे कि अक्सर वहाँ पे उसे डिसीजन लेना होता है कि वो क्या करे, वो लैंड करे कि वहाँ पे वो रिटर्न टू लॉन्च हो। तो ये सारी चीज़ें आपका ड्रोन तभी कर पाएगा जब आप वहाँ पे सेटअप करके रखेंगे कि क्या होना चाहिए। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप फेल सेफ ज़रूर से इनेबल कर लें और फेल सेफ का सही तरीके से सेटअप करें। अब हम बात करते हैं अपनी 10वीं प्रॉब्लम के बारे में। हम कभी कभी ट्रांसमीटर की रेंज से भी ज़्यादा दूर तक ड्रोन को ले जाते हैं और ख़ासकर जब हम हाई क्वालिटी का फ्लाइट कंट्रोलर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जहाँ पे हम फेल सेफ का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो उस फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड के अंदर हमारा प्रॉब्लम क्या होता है कि वहाँ पे हमारा ड्रोन क्रैश हो जाते हैं और सारे प्रॉपेलर पहले स्पिन होना, सारे मोटर्स बंद कर देती हैं और वहीं पे हमारा ड्रोन क्रैश हो जाता है। सो गाइस, हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। यदि आप हाई क्वालिटी का फ्लाइट कंट्रोलर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप वहाँ पे रेडियो फेल सेफ का इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपके यहाँ पे रेडियो का सिग्नल आपके रिसीवर के साथ लॉस हुआ तो वहाँ पे आपका फ्लाइट कंट्रोलर वो डिसीजन लेगा लैंड या रिटर्न टू लॉन्च करने का। बट यदि आप
चीप लेवल का फ्लाइट कंट्रोलर इस्तेमाल कर रहे हैं जहाँ फेल सेफ नहीं है, तो वहाँ पे आपका ड्रोन 100% क्रैश होना है। यदि आप चीप लेवल का फ्लाइट कंट्रोलर यूज़ कर रहे हैं तो गाइज आपको ड्रोन को बिल्कुल भी ट्रांसमीटर के रेंज से बाहर नहीं ले जाना। यहाँ पे मैं आपको सबसे कॉमन यूज़ किए जाने वाले ट्रांसमीटर फ्लाई स्काई i6 ट्रांसमीटर की रेंज बता रहा हूँ गाइज, 500 मीटर्स है। ये उसकी ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार है। कुछ लोगों ने मॉड वर्जन यूज़ करके 2.3 किलोमीटर या फिर कुछ भी टेस्ट करके डाल रखा है यूट्यूब पर हम यहाँ पे केवल ऑफिशियल वेबसाइट की बात कर रहे हैं, तो जहाँ पे केवल इसकी रेंज 500 मीटर ही मेंशन की हुई है। तो आगे से हमें जब भी हम चीप लेवल का फ्लाइट कंट्रोलर इस्तेमाल कर रहे हैं, केके फ्लाइट कंट्रोलर, CC3D फ्लाइट कंट्रोलर, KKV 5.5 फ्लाइट कंट्रोलर, QQ थंडर सुपर फ्लाइट कंट्रोलर, ये सारे फ्लाइट कंट्रोलर्स काफ़ी चीप लेवल के फ्लाइट कंट्रोलर हैं। तो अगर आप इनका इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको फेल सेफ देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए आपको इस फ्लाइट कंट्रोलर का इस्तेमाल करते हुए अपने ड्रोन को जब फ्लाई कर रहे होते हैं तो आपको अपने ड्रोन को रेंज से बाहर नहीं ले जाना है अपने ट्रांसमीटर के। सो गाइस, हम जो 10वीं गलती करते हैं अपने ड्रोन बनाते वक्त या फिर ड्रोन को फ्लाई करते वक्त, हम ड्रोन को फ्लिप करने की कोशिश करते हैं अक्सर फ्लिप मोड का इस्तेमाल करके। पर गाइस हमें ऐसा नहीं करना चाहिए अनटिल एंड अनलेस जब तक कि हम कार्बन फाइबर प्रोपेलर के इस्तेमाल ना करें, क्योंकि हमारे प्लास्टिक प्रोपेलर उतना लोड नहीं ले पाते और उतना ज़्यादा वाइब्रेशन को नहीं झेल पाते। इसीलिए यहाँ पे जब भी हम अपने ड्रोन को फ्लिप करते हैं तो हमेशा ही हमें कार्बन फाइबर प्रोपेलर का इस्तेमाल करना है। और यदि आपके पास नायलॉन या फिर प्लास्टिक के प्रोपेलर हैं तो आपको अपने ड्रोन को बिल्कुल भी फ्लिप नहीं करना है। और हम अपनी लास्ट मिस्टेक के बारे में बात करें तो अक्सर हम ड्रोन बनाते वक्त रॉन्ग कॉम्बिनेशन ऑफ मोटर, ESC एंड प्रोपेलर इस्तेमाल कर लेते हैं। अक्सर ज़्यादातर लोग गलती क्या करते हैं, जैसे 2200 kV का ब्रशेस मोटर इस्तेमाल कर लिया और उसमें 1045 साइज का प्रोपेलर लगा दिया और 30 एम्पेयर का ESC। अब होता क्या है कि मोटर की तो उतनी कैपेसिटी है नहीं कि वो 1045 साइज के मोटर अपने प्रोपेलर को रोटेट करे, इसलिए हमारा या तो मोटर जल जाता है या फिर हमारा ESC खराब हो जाता है। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले अपने सही कॉम्बिनेशन को पहचान लेना है कि हमारा सही कॉम्बिनेशन कौन सा है। राइट कॉम्बिनेशन होते हैं गाइज, यहाँ मैं आपको भाई सही बता रहा हूँ, राइट कॉम्बिनेशन होते हैं मोटर, ESC और प्रोपेलर के। इसके ऊपर मैंने पहले ही एक वीडियो बना के रखा है। सो गाइज आप चाहें तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं। और ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, ये सारी प्रॉब्लम जितनी भी शुरू में डिस्कस की गई गाइज, इन सभी को आपको ध्यान में रखना है और दोबारा से इन प्रॉब्लम्स को कभी भी रिपीट नहीं करना है। और अगर आप इन प्रॉब्लम्स को रिपीट नहीं करते तो 100% मैं गारंटी देता हूं कि आपका ड्रोन क्रैश नहीं होगा। सो गाइस मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।